क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक टर्म्स कुछ डेफिनेशंस बच गए थे जिसको सीखेंगे, साथ ही साथ साइंटिफिक नोटेशन और सिग्निफिकेंट फिगर्स को कम्प्लीटली सीखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और जो भी स्टूडेंट फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हुए हैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यूस यदि सेकंड वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इंडेक्स क्या है वीडियो का, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। मैटर के प्रॉपर्टी के बारे में, उसका मेजरमेंट के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टी किसको कहेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी किसको कहेंगे, उसको डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट प्रीफिक्सेस यूज्ड इन मेजरमेंट। आप लोग को पता होगा नैनोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इस तरह से बहुत सारा प्रीफिक्स यूज किया जाता है मेजरमेंट में, तो सारे प्रीफिक्स का एक लिस्ट होगा जिसके बारे में भी जानेंगे। नेक्स्ट सम फिजिकल प्रॉपर्टीज, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, मास, वेट, इस तरह के कुछ बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन करेंगे आज के वीडियो में। नेक्स्ट साइंटिफिक नोटेशन को एक्सप्लेन करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन कोई भी एक नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो नेगेटिव पावर पॉजिटिव पावर के साथ उसको एक्सप्लेन करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन से कैलकुलेशन आसान हो जाता है। फिर उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर एंड रूल्स टू डिटरमाइन सिग्निफिकेंट फिगर को एक्सप्लेन करेंगे, जहाँ पे आप सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में सीखिएगा, इससे रिलेटेड कैलकुलेशन को सीखिएगा। जेईई में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन होता है, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब तो सीख चुके हैं, बट यहाँ पे जब क्लास 11 में एक्यूरेसी की बात होती है तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो सीखे हुए वहाँ पे थोड़ा थोड़ा मिस्टेक होता है, तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को सीखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। उसके बाद है डायमेंशनल एनालिसिस। जैसे कि हम लोग जब कोई कैलकुलेशन करते हैं तो यूनिट जब डिफरेंट होता है, डिफरेंट एक लेंथ को अलग अलग तरह यूनिट से मेजर करते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, और जब एक ही कैलकुलेशन में यूज हो जाता है मीटर और सेंटीमीटर को, तो हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ता है। इसको जो कन्वर्ट करने के लिए जो मेथड का यूज करते हैं वो डायमेंशनल एनालिसिस कहलाता है। हम लोग आज इसके वीडियो में उस भी से डिस्कस करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग यूनिट कन्वर्सन एंड डायमेंशनल एनालिसिस, यूनिट को कन्वर्ट करेंगे, सेम वही डायमेंशनल एनालिसिस ही है, और डायमेंशनल एनालिसिस को सीखेंगे। तो आज के वीडियो में काफ़ी ज़्यादा टॉपिक है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं फर्स्ट वीडियो लेक्चर। आज का पहला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट में सबसे पहला टॉपिक हम लोग के पास है फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे फर्स्ट में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी को ही डिफाइन करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी किसको कहेंगे? बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दो तरह का प्रॉपर्टी होगा, और उसको मेजरमेंट के बारे में बाद में डिस्कस कर लेते हैं। पहले प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने सीख लें कि किसको फिजिकल प्रॉपर्टी कहेंगे, किसको केमिकल प्रॉपर्टी कहेंगे। तो आपके यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं। यदि आपको दिख पा रहा होगा, मेरे पास एक पेन है, डिजिटल पेन है, और इस पेन का कलर ब्लैक है। आप देख पा रहे होंगे इस पेन का कलर ब्लैक है। तो ब्लैक कलर है, इस कलर को जानने के लिए क्या इस पेन में कोई केमिकल चेंज करना पड़ा? बिल्कुल नहीं। तो ये जो कलर है, कलर जो हम लोग जिसको ऑब्जर्व कर लें, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन लिए बिना इस पेन के आइडेंटिटी को या इसके कॉम्पोजिशन को चेंज किए हुए बिना, तो ये हो गया हम लोग का फिजिकल प्रॉपर्टी। बहुत ही सिंपल, समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन लिखा हुआ है कि दोज प्रॉपर्टीज which can be measured or observed without changing the identity or the composition of the substance are called physical property। फिजिकल प्रॉपर्टी वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जिसको ऑब्जर्व करने के लिए या मेजर करने के लिए उसके आइडेंटिटी या कॉम्पोजिशन में कोई चेंज करना नहीं पड़े, आइडेंटिटी या कॉम्पोजिशन में कोई बदलाव नहीं करना पड़े, तब हम लोग उसको फिजिकल प्रॉपर्टी कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लिए हुए हैं कलर। कलर एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो एग्जाम्पल आप समझ चुके हैं। सेम ऑर्डर, स्मेल भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। मेल्टिंग पॉइंट एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। कैसे? मेल्टिंग पॉइंट को जानने के लिए क्या आइडेंटिटी में चेंज करना पड़ता है? तो नहीं करना पड़ता है। इस तरह से हम लोग जान सकते हैं कि हम लोग आइस का एक टुकड़ा लिए हैं, आइस को मेल्ट करते हैं, आइस का टुकड़ा लिए, मेल्ट किए, ये वाटर बन गया। तो आइडेंटिटी जैसा का तैसा है। यहाँ पर भी इसका फॉर्मूला H2O ही था, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन से बना हुआ था। यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के
कॉम्बिनेशन से ही बना हुआ है, तो यहाँ पे कोई आइडेंटिटी में बदलाव नहीं हो रहा है। इसको हम लोग कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। मेल्टिंग पॉइंट, उसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट भी फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, डेंसिटी भी फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जान चुके हैं। अब जो फिजिकल प्रॉपर्टी जान गए, तो केमिकल प्रॉपर्टी फिर कैसे आइडेंटिटी को बदल के हम लोग उसको मेजर करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, उसको देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन जस्ट अपोजिट फिजिकल प्रॉपर्टी का। दोज प्रॉपर्टी whose measurement or observation required a chemical change to occur। जब तक ये केमिकल चेंज नहीं होगा तब तक आप उस प्रॉपर्टी को मेजर या ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, तब वो केमिकल प्रॉपर्टी होता है। जैसे एग्जांपल एसिडिटी हो गया, बेसिसिटी हो गया, कंबसिबिलिटी हो गया। अब यहाँ पे एक एग्जांपल को हम ले लेते हैं एसिडिटी को। एसिडिटी कैसे फाइंड करते हैं, पहले तो ये जानना पड़ेगा आप लोगों को। एसिडिटी क्या होता है, तो एसिडिटी होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, इसको थोड़ा सा आप जान लीजिए, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन। फर्दर क्लासेस में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। OH माइनस आयन फ्रॉम ए बेस, एक बेस होगा और उस बेस से कितना OH माइनस आयन रिप्लेस हो रहा है उसके नंबर को हम लोग बेसिसिटी कहते हैं। अब एग्जांपल देखिए, हम लोग यहाँ पे सपोज एक बेस ले लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आयोनाइज करेंगे तो हमें निकलेगा ये कैल्शियम 2+ और 2OH माइनस। अब आप यहाँ पे बता सकते हैं कि इसका बेसिसिटी कितना होगा। यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एसिडिटी कितना होगा। तो इसका एसिडिटी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यदि फाइंड करने के लिए आपको बोलेंगे तो आप बताइएगा 2, क्योंकि इस बेस से 2 OH माइनस आयन रिप्लेस हो रहा है। कोई भी बेस से जितना OH माइनस आयन रिप्लेस होता है उसको हम लोग कहते हैं एसिडिटी। अब यहाँ आइडेंटिटी में किस तरह से बदलाव हो रहा है, यहाँ पे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल है, लेकिन जब आयोनाइज कर दिए तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं रहा, अब ये कैल्शियम आयन में कन्वर्ट हो गया है और साथ ही साथ ये OH माइनस आयन में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरह से जब हम लोग इसका आइडेंटिटी को चेंज किए हैं, इसके कॉम्पोजिशन को चेंज किए, तभी ये प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व कर पाएँ या मेजर कर पाएंगे। इस तरह के प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन था फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हम लोग का है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ऑल सच क्वांटिटी विच वी कम अक्रॉस ड्यूरिंग द साइंटिफिक स्टडीज इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब कोई भी चीज़ का स्टडी करने जा रहे हैं तो वहाँ से जो भी मेजरमेंट करते हैं, जो भी क्वांटिटी आपके सामने आता है वो सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। जैसे एग्जांपल लीजिए, पहला हम लोग लेंथ देख लेते हैं, किस मेजर करना है, किसी के हाइट को मेजर करना है तो किस चीज़ से मेजर करेंगे, लेंथ से। मास मेजर, जो भी मेजरेबल वैल्यूज़ होता है सबको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और ये फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है, फिजिकल क्वांटिटी लेंथ हो गया, मेजर हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया। ये सब सारे के सारे बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी होता है जो इसी से डिराइव किया जाता है, हम लोग फर्दर उसको भी पढ़ेंगे। फिजिकल क्वांटिटी का जो बेस क्वांटिटी है लेंथ है, और लेंथ का SI यूनिट क्या है उसको आप देखते हैं। लेंथ का SI यूनिट होता है मीटर, याद रखेंगे, ये आपको याद करना है, बेसिक फंडामेंटल यूनिट को याद कर लेना है। लेंथ का SI यूनिट मीटर, जिसका सिंबल कैपिटल M होता है। बहुत ही आप लोग ये सब जानते ही होंगे, बट हम लोग का टॉपिक थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है तो छोटे छोटे टॉपिक को भी कंटिन्यूस लेके चलना पड़ता है। मास किलोग्राम kg, टाइम सेकेंड S, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर कैपिटल A, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन K, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल MOL, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD। ये सब सारा इसका SI यूनिट हुआ। हर कभी भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए SI यूनिट का यूज करना होगा। यदि आप SI यूनिट यूज नहीं करेंगे तो आप फिजिकल क्वांटिटी का एक वैल्यू, एक मैग्नीट्यूड जो देंगे, उसका जो आप आउटपुट दें, उसका जो वैल्यू देंगे वो वैल्यू कभी भी डिटरमाइन मतलब एक्यूरेट नहीं हो सकता जब तक कि आप उसमें यूनिट को ऐड ना कर दें। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं प्रीफिक्सेस फॉर, अब इसके बाद आता है प्रीफिक्सेस फॉर एक्सप्रेसिंग द डेसिमल फ्रैक्शन इन द SI सिस्टम।
अब आप लोग यहाँ पे देखते होंगे कि मान लीजिए हम एग्जांपल लिख लेते हैं 1000 मीटर लिखे हुए हैं, तो 1000 मीटर को 1 इंटू 10⁻³ मीटर भी लिख सकते हैं, और 10⁻³ को हम लोग किलो कहते हैं, तो इसको 1 किलोमीटर कह देते हैं। तो इस तरह से 10⁻³ डेसिमल फ्रैक्शन है, और इसके लिए कुछ प्रीफिक्स हम लोग यूज करते हैं, जैसे 10⁻³ के लिए यहाँ पे किलो टर्म को यूज किए हैं। इस तरह से कुछ टर्म यूज करते हैं जिसको हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं, और वो सारा प्रीफिक्स क्या होता है टोटल आपको याद करना है, यहाँ तक याद रखना चाहिए। और इसमें 10⁻1 यदि रहता है तब वो डेका कहलाता है, सिंबल DA। 10⁻2 हेक्टो, 10⁻3 किलो, 10⁻6 मेगा, 10⁻9 गीगा, 10⁻12 टेरा, 10⁻15 पेटा, 10⁻18 एक्सा, 10⁻21 जेटा, 10⁻24 योटा। इसके बाद नेगेटिव पावर जब 10 में रहेगा तो 10⁻⁻1 डेसी, 10⁻2 सेंटी, 10⁻3 मिली, 10⁻6 माइक्रो। यहाँ से यहाँ तक बहुत जगह यूज होता है, तो आप इसको जरूर से याद कर लें। इसके अलावा भी ये सारा एक बार याद कर लेने से बेहतर होगा, बट इतना कम से कम जरूर याद रखना है। 10⁻⁹ नैनो, 10⁻12 पिको, 10⁻15 फेमटो, 10⁻18 एटो, 10⁻21 जेप्टो, 10⁻24 ऑक्टो योक्टो। ये सब सारा प्रीफिक्स यूज होता है 10⁻, डेसिमल फ्रैक्शन के लिए 10⁻, नेगेटिव रहे या 10⁻, पॉजिटिव रहे, उसके जगह पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल में भी आपको दिखाएं, फिर से एक बार आपको समझा दें कि एग्जांपल के तौर पे जैसे आपको कहीं 1 नैनोमीटर लिखा हुआ है, सपोज कहीं 1 नैनोमीटर लिखा हुआ है, तो n मतलब हो जाता है 10⁻9। तो 1 नैनोमीटर का मीनिंग क्या हुआ 10⁹ मीटर। इस तरह से हम लोग प्रीफिक्सेस का यूज करते हैं। यदि आपका कहीं पे लिखा हुआ है 1 पिकोमीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ 10⁻12 मीटर। कैसे आप जान रहे हैं, आपको यहाँ पे पता चल जा रहा है कि जो वैल्यू है यहाँ पे p, जो वैल्यू है p का मतलब होता है 10⁻12। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10⁻12 का मतलब पिको, इसका सिंबल p होता है। तो इस तरह से आप लोग प्रीफिक्सेस का यूज करेंगे, प्रीफिक्सेस को याद कर लेंगे। फिर इसके बाद सम फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आता है कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है, जैसे कि हम लोग के पास सबसे पहले मास एंड वेट है। केमिस्ट्री में हमेशा एक 9 क्लास में भी कन्फ्यूजन था, बट मास एंड वेट को 9 क्लास में पढ़ के सबको क्लियर कर चुके हैं। बस एक बार थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। मास क्या होगा और वेट क्या होगा। मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। मास जो होता है कोई भी सब्सटेंस के अंदर जो अमाउंट प्रेजेंट है उसी को कहेंगे। वाइल जबकि जो वेट है, वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट में ग्रेविटी से जो फोर्स अप्लाई होता है उसको हम लोग वेट कहते हैं। मतलब कि मास हमेशा कांस्टेंट होगा, लेकिन जब ग्रेविटी चेंज होगा तो वेट भी चेंज होगा। एग्जाम्पल, मास यदि हम लोग अर्थ और मून में एक ऑब्जेक्ट के मास के बारे में बात करेंगे तो दोनों जगह मास कॉमन होगा, कांस्टेंट होगा, सेम वैल्यू होगा। लेकिन जब हम लोग वेट के बारे में बात करेंगे तो जो वेट अर्थ में होगा इसका कहीं कम ग्रेविटी मून में है, तो वहाँ पे वेट का वैल्यू भी कम होगा। तो यहाँ पे हम लोग पैराग्राफ चेंज करके लिख दिए, द मास ऑफ द सब्सटेंस इज कांस्टेंट। हमेशा एक सब्सटेंस का मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है, वेरेज इट्स वेट may vary from one place to another place due to change in gravity। जबकि वेट जो होता है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ग्रेविटी चेंज होने के कारण चेंज होता है। तो मास और वेट को आप लोग डिफाइन कर लिए। केमिस्ट्री में माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है जिसमें ग्रेविटी का असर बहुत कम के बराबर होता है, तो यहाँ पे कभी कभी किसी कंडीशन पे मास और वेट को हम लोग एक ही मान लेते हैं, बट केमिस्ट्री में अलग भी करके रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमेशा मास यूज करेंगे। जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना सही नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मास एंड वेट के बाद वॉल्यूम, जो कि आप लोग सिंपल सा टॉपिक है, सबको जानते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको वॉल्यूम कहते हैं। ये सब सारा एक तरह से कह सकते हैं ना कि सिंपल वो इस तरह का टॉपिक है जो कि आप लोग जानते हैं, बस एक रिवाइज हो जा रहा है। The space occupied by any object is called volume. It has the unit of length to the power 3. So in SI system, volume is a unit of meter to the power 3.
वॉल्यूम का एसआई सिस्टम मीटर का पावर 3 होता है। कुछ टॉपिक है, कहीं कहीं कुछ कुछ ज़रूरत पड़ने वाला चीज़ है, यहाँ पे हमको लग रहा है कि सब आप जानते थे। अब ये है वॉल्यूम। वॉल्यूम के बारे में तो हम लोग जान चुके हैं, अभी जस्ट पढ़ ही लिए थे। वॉल्यूम के बाद आता है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं ना कहीं हम लोग डेंसिटी का यूज करते हैं। डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में जितना अमाउंट मास प्रेजेंट है उसी को डेंसिटी बोला जाता है। और डेंसिटी का एसआई यूनिट हम लोग फॉर्मूला से निकालते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का जब डेंसिटी फाइंड करना होता है तो हम लोग मास को वॉल्यूम से, उस ऑब्जेक्ट के मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। अब जब मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा डेंसिटी। अब यदि एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी की बात करें तो एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है? एसआई यूनिट ऑफ मास डिवाइडेड बाय एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम। आप यहाँ पे देख सकते हैं एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इक्वल टू एसआई यूनिट ऑफ मास डिवाइडेड बाय एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम। और इसका डेंसिटी का एसआई यूनिट केजी मीटर पावर 3, केजी पर मीटर टू द पावर 3 हो जाता है। वॉल्यूम और डेंसिटी के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का आया टेम्परेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्सन यहाँ पे जानना है। आप लोगों को सीखना है कि हम लोग कैसे डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। यदि डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो केल्विन में, या डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है फ़ारेनहाइट में। ये कन्वर्सन यूज पड़ता है क्लास 11 में। तो टेम्परेचर के बारे में हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर का 3 कॉमन, देयर आर 3 कॉमन स्केल टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर करने का 3 कॉमन स्केल है, जिसमें से डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन है। शुरुआत में हम लोग करते हैं कि रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच क्या रिलेशन है उसको डिफाइन कर लीजिए। केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। तो कोई भी एग्जांपल आपके सामने है, फॉर एग्जांपल अभी हम आपको बोले 25 डिग्री सेल्सियस है। अब ये 25 डिग्री सेल्सियस को हम लोग को केल्विन में बदलना है, केल्विन में चेंज करना है। ऐसा हो सकता है क्वेश्चन। अब जब केल्विन में चेंज करना है तो क्या करना है? बहुत ही सिंपल, डिग्री सेल्सियस का जो वैल्यू है 25, उसमें से आप ऐड कर दीजिए 273.15। ये जो वैल्यू आएगा वो केल्विन में हो जाएगा, आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे एक यूनिट को दूसरे यूनिट में। केल्विन में दिया हुआ रहेगा तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेंगे, डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ रहेगा तो केल्विन में चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच जो रिलेशन होता है वो होता है डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब ये रिलेशन को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सेम उसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यदि 98 फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसको आपको चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में, ध्यान से समझिएगा, इसको चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में। तो कैसे चेंज करेंगे? डिग्री फ़ारेनहाइट के जगह पे आप रख दीजिए 98 इज इक्वल टू 9/5, चेंज हो जाएगा ये डिग्री सेल्सियस में, प्लस 32। इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के लिए 32 को ले आइए, 98 माइनस 32 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 डिवाइड कर दीजिए, डिग्री सेल्सियस में आपका आंसर हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से हम लोग डिग्री सेल्सियस को केल्विन में भी बदल लेते हैं और डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में भी बदल लेते हैं। बहुत ही आसान है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बेसिक टॉपिक है, थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा, ऐसा एक बार रिवाइज हो जा रहा है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, इस चैप्टर का साइंटिफिक नोटेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूरत पड़ेगा इस टॉपिक का। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है इसको डिफाइन करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन को डिफाइन किए हुए हैं, द एक्सपोनेंशियल नोटेशन इन विच एनी नंबर, कोई भी एक नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ n इंटू 10 टू द पावर स्मॉल n। एक नंबर होगा जो कि n इंटू 10 टू द पावर स्मॉल n के फॉर्म में चेंज करेंगे, लिखेंगे एक नंबर को। यहाँ n को कैपिटल N रखा जाता है, ये कैपिटल N मल्टीप्लाई 10 टू द पावर स्मॉल n के फॉर्म में हम लोग नंबर को चेंज करेंगे। जहाँ पे दो फैक्टर के बारे में जानना है, ये जो कैपिटल N होगा ये नंबर बिटवीन 1 to 10, ये 1 से लेकर 10 के बीच का एक नंबर होगा, जो क्या हो सकता है 1.1 से लेकर 9.9 तक, कुछ भी 1.1 से लेकर 9.9 तक, मतलब 1.0 से लेकर 9.9 तक कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ जो स्मॉल n का वैल्यू है वो पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर होता है।
तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, साइंटिफिक नोटेशन को कैसे कन्वर्ट करेंगे, कुछ एग्जांपल आपके सामने लेकर रखे हुए हैं। इस एग्जांपल में पहला एग्जांपल है 136.25, ध्यान से समझिएगा 136.25। ये एग्जांपल को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। पॉइंट अभी कहाँ पे है, पॉइंट है 3 डिजिट के बाद, मतलब ये 136 का वैल्यू दिखा रहा है, पॉइंट के बाद समथिंग वैल्यू है, तो 136। इसको 1 से 10 के बीच में लाना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 1.3625। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि पॉइंट कहाँ था और उस पॉइंट को कहाँ ले जा रहे हैं आप। पॉइंट यहाँ पे था और इस पॉइंट को 1 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट लेफ्ट साइड ले गए, तो 10 टू द पावर हम लोग 2 लिखेंगे। और यदि ये राइट साइड 2 डिजिट ले जाते हैं तो 10 टू द पावर -2 लिखते हैं, जैसे कि सेकंड एग्जांपल में दिया हुआ है। सेकंड एग्जांपल में क्या हम लोग लिखे हुए हैं कि 0.4025, मान लीजिए इस तरह का है, यहाँ पे क्या किया 2.5 लिख दिए हैं। ये 1 to 10 के बीच का नंबर है, 25 लिखे हुए हैं। अब पॉइंट को कितना डिजिट ले जा रहे हैं राइट साइड, 1 2 3 4 5 डिजिट ले जा रहे हैं, तो टोटल 10 टू द पावर -5 लिख देंगे। इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन को हम लोग कन्वर्ट करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन को लिखते हैं किसी भी नंबर का। अब कुछ क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे आपको एक नंबर दे दिया जो 2.62 ही है, मतलब आपको यहाँ पे 1 to 10 के बीच का ही नंबर दे दिया और बोल दिया कि साइंटिफिक नोटेशन में इसका आंसर बताइए। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यही साइंटिफिक नोटेशन है। या तो आप चाहें तो 10 टू द पावर 0 के टर्म में, यदि आप n इंटू 10 टू पावर स्मॉल n को फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो 2.60 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं, जिसका वैल्यू 1 हो जाएगा। फाइनली आंसर यही हो जाएगा। या सिंपल आप इसको भी लिख सकते हैं, ये साइंटिफिक नोटेशन है, क्योंकि ये नंबर 1 से 10 के बीच का है। मतलब कोई भी नंबर को 1 से 10 के बीच में लाना है और मल्टीपल 10 टू द पावर ले जाना है, 10 टू द पावर स्मॉल n को, तो वो साइंटिफिक नोटेशन हो गया। साइंटिफिक नोटेशन का यूज हम लोग करते हैं कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए, राउंड अप कैलकुलेशन करके। जब बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होता है तो उसको आसान करते हैं, बाद में क्या किसी क्लास में उसको भी हम लोग सीख लेंगे। अगला टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इस चैप्टर का, सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर का डेफिनेशन हमेशा एक कंफ्यूजिंग डेफिनेशन होता है। इस डेफिनेशन को हम लोग सिंपल भी बनाए हुए हैं, लेकिन एक पहले एनसीईआरटी के डेफिनेशन को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। एनसीईआरटी में डेफिनेशन इसका लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ फिगर्स। एक सिग्निफिकेंट फिगर में नंबर ऑफ फिगर्स मतलब कितने डिजिट है उसमें, उस डिजिट को, उस फिगर्स के नंबर को सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे मेजरमेंट में, जो कि पूरी तरह से सर्टेनिटी के साथ जाना जाता है, सर्टेनिटी के साथ जाना जाता है। +1 दैट इज अनसर्टेन, मतलब हर डिजिट के पास 2 तरह का नंबर होगा, एक सर्टेन नंबर होगा, एक अनसर्टेन नंबर होगा। तो जो सर्टेन नंबर होगा उसके साथ एक अनसर्टेन नंबर को भी इंक्लूड करके जो टोटल डिजिट होगा उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। ये डेफिनेशन है, और हमेशा ये नॉन जीरो डिजिट से स्टार्ट होता है। यदि ये 0 डिजिट से स्टार्ट हो रहा है तो उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में। तो बिगिनिंग विद द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, इसको सिंपली डिफाइन किए हुए, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन बनाए कि इन ए सिंपल लैंग्वेज इट में बी सेड दैट। एकदम सिंपल लैंग्वेज में सिग्निफिकेंट फिगर को समझना है और आप इसी डेफिनेशन को एग्जाम में भी लिख सकते हैं। वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर कोई भी मेजरमेंट में वह नंबर होता है, डिजिट के उतने नंबर्स को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं, विन इन ए मेजर्ड वैल्यू विच वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ, जिसके बारे में हम लोग कॉन्फिडेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग यदि एक कैलकुलेशन की बात कर लें कि इफ़ वी से दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, यदि हम लोग एक ऑसिलेशन पीरियड की बात कर लेते हैं और यहाँ पे सिंपल पेंडुलम 1.62 पर सेकेंड है, तो यहाँ पे 1 और 6 जो है ये रिलिएबल नंबर है या सर्टेन नंबर है, इसके बारे में हम लोग कॉन्फिडेंट है। 1 और 6 तो होगा, 1.6 होगा, लेकिन ये जो 2 है, ये 2 जब एक्यूरेसी में बात करेंगे तो ये 2 कभी 3 भी हो सकता है, कभी 1 भी हो सकता है, मतलब हम लोग थर्ड डिजिट को अनसर्टेन नंबर कहेंगे। तो ये जो नंबर हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहते हैं उसके नंबर को हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। और ध्यान रखेंगे कि हमेशा एक अनसर्टेन नंबर को भी ऐड करके हम लोग कम्प्लीटली सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर का डेफिनेशन आपको रट जाना है, सबसे बेस्ट होता है इसको या तो आप याद कर लीजिए, ठीक है, या तो इसका डेफिनेशन से रिलेटेड तो कभी एग्जाम में डेफिनेशन पूछेगा नहीं, बट डेफिनेशन याद कर लेने से ज़्यादा बेस्ट होगा। आप सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स के बारे में जानिए, ये इंपॉर्टेंट हो गया। 1 बाय 1 टोटल हम लोग 7th रूल को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। कोई भी मेजरमेंट में जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे, नॉन जीरो डिजिट मतलब आपको पता होगा कि जो जीरो नहीं है, जो जीरो नहीं है मतलब जैसे 214 है, तो 214 में कितने डिजिट हैं जो कॉन्फिडेंट है आप जिसको लेके, 3 डिजिट यहाँ पे है 214, 3 तरह के 3 डिजिट है 214। यदि हम लोग दूसरा एक एग्जाम्पल बात करें 1212
3 4 ऐसा है। यदि कोई मेजरमेंट इस तरह का आ रहा है तो यहाँ पे कितना डिजिट है, वह ये मेजरमेंट है तो हमेशा कोई यूनिट के साथ होगा, सेकंड हम लोग लिख लिए। तो यहाँ पे 2 2 4 तो 6, सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 6 हो जाएगा। मतलब जो भी नॉन जीरो डिजिट है, जो जीरो नहीं वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। और जब जीरो आएगा तो उसमें एक कंडीशन लग जाएगा, यदि वो जीरो लेफ्ट साइड में है, पहला नॉन जीरो डिजिट कोई भी होगा, फॉर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, यहाँ पे हम लोग रूल क्या बताएं कि जीरो टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। यदि कोई नंबर इस तरह से जीरो से स्टार्ट हो रहा है लेकिन उसके बाद नॉन जीरो डिजिट आता है तो पहला नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में जितना भी जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। जैसे एग्जांपल 0.0021 है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ से काउंट होगा, नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में काउंट होगा। मतलब लेफ्ट साइड वाला 3 जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है और यहाँ पे फाइनली सिग्निफिकेंट फिगर आपका 2 हुआ। सेम उसी तरह से नीचे वाले इस मेजरमेंट में बात करें तो सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग कितना बताएंगे, यहाँ पे 3 बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 3, जीरो बिटवीन 2 डिजिट्स आर 2 नॉन जीरो डिजिट्स। यहाँ पे एक लेटर हम लोग 2 डिजिट्स भी लिख सकते हैं या 2 नॉन जीरो लिख दीजिए तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। यदि कहीं पे 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, उसका एक वैल्यू होगा। जैसे एग्जांपल 2002 है तो यहाँ पे हम लोग इस जीरो को इंक्लूड करेंगे, इस जीरो को इंक्लूड करेंगे और सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 4 बताएंगे। नेक्स्ट आता है रूल नंबर 4, जीरो टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट इज सिग्निफिकेंट फिगर। यदि किसी मेजरमेंट में डेसिमल पॉइंट है और उसके राइट साइड में जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। हमेशा ये इसको हम कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक जगह पे 2.00 लिखा हुआ है तो क्या यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, 2.00 है तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगा। मान लीजिए कहीं पे 1.600 लिखा हुआ है तो सिग्निफिकेंट फिगर 4 होगा। सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 4 होगा। डेसिमल पॉइंट है, इट मीन्स राइट साइड वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर है। डेसिमल पॉइंट नहीं है तो राइट साइड वाला जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। ठीक है, और उसके बाद भी डिपेंड करता है कि इसको लिखते किस तरीके से हैं, वहाँ पे भी थोड़ा सा ये वेरी करता है, तो उसके बारे में हम लोग रूल नंबर 5 में आएंगे। फिलहाल 200 यदि कहीं पे लिखा हुआ है तो सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ एक है, राइट साइड का दोनों जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। रूल नंबर 5 में आते हैं। रूल नंबर 1 2 3 4 समझ गए। रूल नंबर 5, इफ़ ए नंबर एंड्स विथ जीरो, यदि कोई नंबर में राइट साइड में जीरो से खत्म हो रहा है, जैसा कि अभी हम लोग देख चुके थे, और तब हम लोग कहते हैं कि वो जो जीरो राइट साइड में खत्म हो रहा है वो सिग्निफिकेंट फिगर हो भी सकता है और सिग्निफिकेंट फिगर नहीं भी हो सकता है। तो कब होगा और कब नहीं होगा, तो इसको हम लोग 3 अलग अलग कंडीशन से समझे हुए हैं। 1500 ग्राम यदि कोई मेजरमेंट है, 1500 ग्राम कोई मेजरमेंट है, ठीक है, इसको आप 3 तरीके से लिख सकते हैं, 1.5 1.50 1.500 मल्टीप्लाइड 10⁻³ हर जगह पे कॉमन 10⁻³ है, 10⁻³ है, 10⁻³ है। वैल्यू तो तीनों जगह 1500 ग्राम ही है, बट जब हम लोग फर्स्ट वाले में बात करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ यहाँ पे 2 होगा, जबकि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगा और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 4 होगा। और यदि हम लोग डायरेक्ट सिर्फ 1500 लिखे हुए हैं, मतलब इसको इस तरीके से इसको कन्वर्ट नहीं किया गया, तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 2 होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर किस तरह से फाइंड करेंगे जीरो वाले कंडीशन में, आपको वो एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट आता है 6 नंबर में, इफ़ ए नंबर प्रेजेंट है। ये सेम अभी जो आप लोग देखें इसी को हम लोग एक नया रूल बना दिए हैं ताकि समझ में आ जाएगा आसानी से। इफ़ ए नंबर परजेंटेज n इंटू 10⁻⁻, यदि कोई साइंटिफिक नोटेशन के प्रेजेंट में दिया हुआ या कोई भी 10 का मल्टीपल में लिखा हुआ है तो सिर्फ जो कैपिटल N पार्ट होगा, ठीक है, जो कैपिटल N पार्ट होगा उसी पे सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। जैसे 2.61 है तो यहाँ पे 10⁻⁴ है, 10⁻15 है, 10⁻100 है, कुछ भी है उससे मतलब नहीं है आपको सिर्फ यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करना है। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 3 होगा। और एक लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर का रूल आता है, इन ए काउंटिंग में मेजरमेंट ऑल डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर। कहीं पे यदि काउंटिंग में मेजरमेंट दिया हुआ है, ये 10 बॉल है, 10 बुक्स है, 10 पेन्स है, इस तरह से यदि काउंटिंग मेजरमेंट है तो वहाँ पे कोई भी रूल अप्लाई नहीं करेंगे, वहाँ जीरो होगा नहीं होगा, सारा का सारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा, डेसिमल पॉइंट है या नहीं है। तो यदि कहीं काउंटिंग नंबर है तो सिर्फ ये अप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पे वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2 होता है, कहीं कहीं एक्सेप्शनल केस में इसका यूज पड़ता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर के सारे रूल्स के बारे में जान गए। अब कुछ क्वेश्चन आता है सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड, हम लोग क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम सीख लेते हैं कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर। जब भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर का कोई मतलब नहीं है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर का
कोई भी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करके एडिशन नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्या होता है स्टूडेंट के साथ, देखिएगा समझिएगा। यदि कहीं पे 2.24 लिखा हुआ है, इसको हम लोग ऐड करना है 1.2 के साथ, तो स्टूडेंट आंसर तुरंत क्या लिख देंगे, 3.44 लिख देंगे, लेकिन ये आंसर एक्यूरेसी के टर्म में देखा जाए तो गलत है। यहाँ पे आंसर होगा 3.4। ये 3.4 कैसे आया, इसका एक्यूरेट आंसर 3.4 है, जो कि सही है अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट फिगर में एडिशन और सब्सट्रैक्शन में एक रूल आता है, इसमें कहा जाता है कि जब हम लोग जो नंबर्स को ऐड करेंगे और उसमें पॉइंट के बाद डिजिट जिसमें सबसे कम डिजिट होगा, जैसे पॉइंट के बाद यहाँ 1 डिजिट है और पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट है, तो जो आंसर होगा वो आपका इस नंबर के अकॉर्डिंग होगा। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है यदि सबसे कम, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट ही होगा। ये यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर में पढ़ते हैं, बट सिग्निफिकेंट फिगर का कोई रूल अप्लाई नहीं करते हैं, इसका एक अलग से रूल ही है। जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रिजल्ट है इज राउंडेड ऑफ एज द सेम नंबर, उसको हम लोग उसी नंबर के जैसा राउंड ऑफ करते हैं जैसा कि डेसिमल प्लेसेस एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विथ लिस्ट डेसिमल प्लेस। डेसिमल प्लेस में जिसके पास सबसे कम डेसिमल प्लेस वैल्यू है पॉइंट के बाद, उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग नंबर रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग लेके रखे हुए हैं, यहाँ पे दिखेगा। इस एग्जाम्पल में 3 नंबर है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, इसमें डेसिमल प्लेस के बाद 2 डिजिट है, इसमें डेसिमल प्लेस के बाद 1 डिजिट है और इसमें डेसिमल प्लेस के बाद 3 डिजिट है। तो आंसर जो होगा, आंसर में किसके अनुसार होगा, डेसिमल प्लेस में 1 डिजिट के अनुसार आपका आंसर होगा। मतलब डेसिमल प्लेस के बाद जितना सबसे कम डिजिट होगा, आपके आंसर में भी उतना ही कम डिजिट होना चाहिए। ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रूल हुआ। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे का यूज होता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम लोग जब आंसर लिखेंगे तो वहाँ पे हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा इसको भी। मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करते हैं, तो 1.22 है, मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, सपोज कि 1.224 है और मल्टीप्लाई करना है 2.1 से, ठीक है, 2.1 से मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 2.22 से। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट के बाद 1 डिजिट नहीं देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। तो आपका आंसर जो होगा, आंसर मस्ट हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर। आंसर के पास भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। मतलब यहाँ पे इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किया जाता है, इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन द फाइनल रिजल्ट रिटर्न एज द नंबर दैट हैज लीस्ट वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जिसके पास कम वैल्यू सिग्निफिकेंट फिगर का होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर यहाँ पे लिखते हैं। मतलब एडिशन और सब्सट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखना है, डेसिमल पॉइंट के बाद कम डिजिट को देखना है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाले नंबर को दिखना है और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आंसर देंगे। मतलब आंसर के पास हमेशा यही होगा, ये एक्यूरेट होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सिग्निफिकेंट फिगर का एक एग्जांपल आपके सामने है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में देखिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किया जा रहा है। यहाँ पे 1.008 है, 1.008 है, जिसको मल्टीप्लाई कर दिए 4.67 में। यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करने के बाद तो आ गया 4.70736, बट आपके आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही रखना है, राउंड अप करना है। ध्यान से समझिएगा, राउंड अप में भी स्टूडेंट थोड़ा जल्दबाजी में गलती करते हैं। राउंड अप करना है तो राउंड अप कैसे किया जाता है, इस जीरो को रखना है, रिटेन करना है, ठीक है। तो जिस डिजिट तक को रिटेन करना है, उसके नेक्स्ट डिजिट को देखिएगा। आप यहाँ पे देखिएगा, ये यदि 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, मतलब 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, तब इसमें इसके बगल वाले डिजिट में +1 कर देंगे। और यदि 5 से छोटा है, 1 2 3 4 है, तो इसको जैसे का तैसे रख देंगे। फिलहाल यहाँ पे ये 4.71 आंसर होगा इस मल्टीप्लिकेशन का। यदि आप ये आंसर लिखते हैं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये आंसर आपको लिखना होगा सिग्निफिकेंट फिगर के रूल के अकॉर्डिंग। तो एडिशन सीख चुके हैं, सब्सट्रैक्शन सीख चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हैं, डिवीजन सीख चुके हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और हम लोग के पास है, यहाँ पे आप बता सकते हैं। फर्स्ट है 2.8723, जहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू कितना है 5, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू 2 है। तो आंसर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को भी सीख लिए हैं।
अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बाद क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग को प्रैक्टिस करना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग के पास आ रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन से ही शुरुआत करते हैं, जो कि हम लोग पढ़ चुके थे। साइंटिफिक नोटेशन पहला है 0.00, फर्स्ट वाले के आंसर को देखते हैं। 1 नंबर का फर्स्ट 0.0048, इसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्लेन करना है। तो आप इसको लिख सकते हैं 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻³ इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। इसको बना लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आप लोग एक बार समझ लीजिए। सेकंड है 2, 3, 4, पॉइंट नहीं है, कोमा है, 0, 0, 0। साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, 2.34 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 10⁻1 2 3 4 5 डिजिट, 1 2 3 4 5 डिजिट, 10⁵। तीसरा नंबर में आते हैं 8008, यहाँ पे 8.008 मल्टीप्लाई 10⁻3 आंसर होगा, 3 डिजिट लाते हैं लेफ्ट साइड में। 4 नंबर में 500.0, यहाँ पे 5.00, आप 3 जीरो भी लिख सकते हैं, 2 जीरो भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, 10⁻2। और 5 नंबर हो गया 6.0012, तो आप इसको लिख सकते हैं सेम, यदि रख भी सकते हैं या 10⁻0 भी लगा सकते हैं। इस तरह से 1 नंबर को एक्सप्लेन कर लिए हैं। साइंटिफिक नोटेशन तो काफ़ी अच्छे से समझ चुके थे। अब आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन पे। सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन सेकंड नंबर, यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग, यहाँ पे कितने सारे सिग्निफिकेंट फिगर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में 3 जीरो है, उसको आप सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आंसर कितना हो गया, 2 हो गया। फिर उसके बाद इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 3 होगा। इसमें कितना होगा, 4 होगा। इसमें कितना होगा, राइट साइड के जीरो को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। रीजन क्या है, डेसिमल पॉइंट अब्सेंट है। डेसिमल पॉइंट अब्सेंट होता है तो सिर्फ नॉन जीरो डिजिट को ही मेजर करते हैं, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट है तो यहाँ पे 4 हो जाए, हाँ 4 हो जाएगा। और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, बीच वाले जीरो को हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो ये आपका 1 2 3 4 5 का आंसर हो गया। यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, आप इसको एक बार देख लिए। कोई कन्फ्यूजन किसी को होगा तो दोबारा रूल पे जाइए, रूल को देखिए और रूल को समझने का कोशिश कीजिए। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को करने से पहले राउंडिंग ऑफ के बारे में जान लीजिएगा। राउंडिंग ऑफ हम देखते हैं, समझा देते हैं थोड़ा सा इसको, इसके बाद में सब देखते हैं। तो राउंड ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब इस नंबर को उस तरह से कन्वर्ट कीजिएगा 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर हो रहना चाहिए। तो 34.2 यदि हम इसको लिख दें राउंड अप करके तो सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गया। सेकंड वाला क्वेश्चन 10.4 लिख दें तो सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गया। थर्ड वाला में देखिएगा 0.04597 है। अब इसको राउंड अप करना है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि हम लोग को राउंड अप करने के लिए लेफ्ट वाले डिजिट को तो हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड नहीं करते हैं, मतलब ये 3 डिजिट को रिटेन करना होगा। यहाँ तक 7 को हटाना होगा, यहाँ तक रिटेन करना होगा, 7 हटाना है। 5 से बड़ा है तो 5 से बड़ा है तो इसमें क्या करेंगे, +1 करेंगे। 9 है तो 10 हो जाएगा, 0 लिख देंगे। इसको हम लोग लिखेंगे 0.0460, ये सिग्निफिकेंट फिगर हुआ। और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू 3 है। कैसे 3 है, द डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट है। जब डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट होता है तो लेफ्ट वाले जीरो को तो इंक्लूड नहीं करेंगे, लेफ्ट वाले जीरो को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लेंगे, बट राइट वाले जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर देखिए यहाँ से 1 हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर ये 2 हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर ये 3 हो गया, टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ। फिर इसी तरह से आप 4 नंबर वाले को समझिए। 4 नंबर वाले में भी बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन हमेशा रहता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, 2808। तो सिग्निफिकेंट फिगर में ऐसा नहीं कि आप 2808 को आप 281 लिख दें, क्योंकि वैल्यू में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड अप करता है तो वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो इसको सिग्निफिकेंट, यहाँ तो हम लोग रिटर्न करना है 3 डिजिट, लेकिन इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इस तरह के नंबर में नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 में कन्वर्ट करना होता है। तो ये हम लोग लिखेंगे 2810, ये हमारा गलत है, ये सही है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू 3 है, क्योंकि ये 0 को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पास डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसलिए ये लास्ट वाला 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। समझ में आ गया होगा। अब आइए राउंडिंग ऑफ में, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ नंबर।
कोई भी नंबर का राउंडिंग ऑफ करने का बहुत ही आसान सा रूल होता है जो आप लोग सब कोई जानते होंगे, बस एक बार रिवाइज कर लीजिए। यदि कहीं पे फर्स्ट हम लोग एग्जांपल से लेते हैं 2.5349 है और हम लोग को ये 2 डिजिट को राउंड अप करना है। राउंड अप करने के लिए हम लोग को लास्ट डिजिट जो होता है जहाँ से रिटर्न करना है उसके नेक्स्ट डिजिट को देखेंगे। ये 4 यहाँ तो 50 लिखे हुए हैं, लेकिन ये 50 के जगह पे आप एक डिजिट पे ही मान के चलिएगा। यदि ये 5 है तो इसको जैसे का तैसे रिटर्न कर देना है, 2.53 लिख देना है। लेकिन सेम एग्जांपल यदि हम लोग 2.5369 कर देते हैं और इसको 3 डिजिट में राउंड अप करना रहता है तो 2.54 कर लेते हैं। आप इससे ये दोनों एग्जांपल को समझ सकते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे ग्रेटर देन वाला एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है। तो अभी जो एग्जांपल लिए हुए हैं 2.5389 है, 89 को हटाना है, 89 हटाना है तो 3 में 4 जोड़ दिए हैं, मतलब ये क्या है 2.5389 है। अब 89 को क्या करना है, हम लोग को हटा देना है। तो इससे पहले जहाँ तक रिटर्न करना है उसके लास्ट नंबर में क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, 2.54 हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी लग रहा है। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि सेम यदि 5 के कंडीशन में क्या होगा, यदि ये वाला समझिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राउंडिंग अप में बाद बाकी तो सब आता ही होगा आपको। यदि कहीं पे 2.5 इसको ऐसे लिखते हैं 2.335 है और एक 2.345 और 3 डिजिट में राउंड अप करना है। तो 3 डिजिट में जब राउंड अप करना रहेगा तो मतलब लास्ट वाला 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड अप करना है, ठीक है। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड अप करना है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर में जब राउंड अप करेंगे तो सिर्फ लास्ट डिजिट को हम लोग को हटाना होगा, रिटर्न करना है बाद बाकी को। तो जब 5 को रिटर्न करते हैं तो यदि ये ऑड नंबर है, जिस नेक्स्ट रिटर्न करने का हटाने वाले नंबर के जस्ट बाद वाला यदि ओड नंबर है तो उसमें 1 ऐड करेंगे, मतलब यहाँ 2.34 लिखेंगे। लेकिन यदि ये नंबर इवन हो जाता है तो उसको जैसे के तैसे रहने देते हैं, 2.34 यहाँ पे बढ़ाते नहीं है। मतलब 2.5 के कंडीशन में +1 होगा कब, जब वो ऑड नंबर होगा। +1 होगा कब, जब वो ऑड नंबर होगा। और यदि वो इवन नंबर है तब +1 नहीं होगा, ठीक है। +1 यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे ऐसे ही रख देंगे। ये आपका 5 वाला कंडीशन में राउंडिंग ऑफ होता है। अब राउंडिंग ऑफ के बाद जो आज का वीडियो का लास्ट टॉपिक है हम लोग का, वो है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग पढ़ते हैं स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी with the help of dimension and unit of measurement is termed as dimensional analysis। डायमेंशनल एनालिसिस में देखिए फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग रिलेशन दिखाते हैं, फिजिकल क्वांटिटी का और फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन दिखाते हैं डायमेंशन और यूनिट के हेल्प मेजरमेंट में। डायमेंशनल एनालिसिस इज इसेंशियल बिकॉज इट कीप द यूनिट द सेम। डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग एक कैलकुलेशन में यूनिट को सेम रखते हैं, हेल्प अस टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन स्मूथली, और इससे मैथमेटिकल कैलकुलेशन आसानी से हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस को ही यूनिट कन्वर्शन मेथड बोलते हैं या फैक्टर लेवल मेथड बोलते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस इज आल्सो कॉल्ड फैक्टर लेवल मेथड और यूनिट फैक्टर मेथड बिकॉज वी यूज कन्वर्शन फैक्टर टू गेट द सेम यूनिट। टू हेल्प यू अंडरस्टैंड the stats better, let's say you want to know how many meters make 3 किलोमीटर। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम लोग 1000 मीटर मिलके 1 किलोमीटर बनाता है। तो 3 किलोमीटर है, मतलब 3 को हम लोग 1000 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3000 मीटर निकल जाएगा। तो द कन्वर्सन फैक्टर जो है किलोमीटर को मीटर में उसका है 1000 है। और इसी से हम लोग कोई भी कैलकुलेशन जब करना पड़ता है, और यहाँ पे मान लीजिए 1 किलोमीटर है और 200 मीटर है, अब इसको ऐड करना पड़ा आपको, ये तो ऐड कर नहीं पाएंगे तो क्या करना होगा, किलोमीटर को आपको मीटर में चेंज कर लेना होगा। 200 मीटर प्लस 200, 2000 मीटर प्लस 200 मीटर इक्वल टू 2200 मीटर। आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। तो ये जो मेथड यूज हो रहा है इसी को डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। बहुत ही आसान सा छोटा सा टॉपिक होता है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन है हम लोग के पास, ए जग कंटेंट 2 लीटर ऑफ मिल्क। एक जग में 2 लीटर का मिल्क रखा हुआ है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क इन मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में इसके वॉल्यूम को चेंज कीजिए, क्योंकि ये लीटर तो ऐसा यूनिट नहीं है
तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये आप जान लीजिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे करेंगे, 2 लीटर है तो 2 लीटर को हम लोग 2000 मिलीलीटर लिख सकते हैं। अब 2000 मिलीलीटर को लिख सकते हैं 2000 मल्टीप्लाई सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर। अब हम लोग ये जानते हैं 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई। तो 2000 तो रहने दीजिए, 1/100 कर दीजिए मीटर, मल्टीप्लाई 1/100 मीटर, मल्टीप्लाई 1/100 मीटर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 3 जीरो कैंसिल हो गया, 3 जीरो बच रहा है। 2 डिवाइडेड बाई 1000 और यूनिट क्या हो गया, मीटर क्यूब। तो इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर क्यूब। इस तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं और ये जो मेथड अप्लाई हो रहा है इसी को डायमेंशनल एनालिसिस बोला जाता है। डायमेंशनल एनालिसिस मतलब सिर्फ यूनिट को कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। और इस तरह से हम लोग का आज का वीडियो जो थ्योरेटिकल था ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे और अब मैथमेटिकल टॉपिक धीरे धीरे आ रहा है, बेसिक को टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आप लोग को बेनिफिशियल लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अप्रॉक्स 75% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो वीडियो को वॉच तो करते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सारे वीडियो में हमेशा हम ऑब्जर्व करते हैं कि 75 to 80% स्टूडेंट सिर्फ वीडियो को वॉच करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।